नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवगढ़ पाठशाला पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग की 8वीं कड़ी है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। उससे पहले ये हमारा अवगढ़ पाठशाला है। अगर आप लोग ने अभी तक इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर न किया हो तो कृपया जल्द से जल्द कीजिए, जिससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्लास की तरफ। उससे पहले प्यारा से मोटिवेशनल कोटेशन। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। दोस्तों, पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम लोग को अपनी आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ बनानी है, तो इसके लिए हम लोग को आगे ही देखना होगा। तो चलिए हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा। देखिए, यह पहला प्रश्न हम लोग का है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को नियमानुसार करना चाहिए। यानी कि अगर कोई सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे किस तरीके की प्राथमिक उपचार देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन है तुरंत चिकित्सीय सहायता ढूंढनी चाहिए। दूसरा, टूटी हड्डी को देखना चाहिए और शरीर को कंबल से गर्म करना चाहिए और नारियल नेत्र चक्षु को चेक करना चाहिए। भैया यही बताइए, जब श्वसन की प्रॉब्लम है तो हड्डी कहाँ टूटेगी? हड्डी देख कर हम लोग क्या करेंगे? यानी कि ये तो होगा नहीं। दूसरा, कंबल को गर्म करने से सब नहीं, सबसे पहले हम लोग को चिकित्सीय सहायता ढूंढनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसे क्या हो, चिकित्सीय सहायता मिल सके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का दूसरा प्रश्न है वो कोट वाला है। देखिए इसमें दिया है वर्ग ए आग का प्रकार है और जो सूची 2 है वो ईंधन है। यानी कि आग को होता है, जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो 4 भागों में से श्रेणी में बांटे हैं। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन क्या है ना। देखिए ए वर्ग का जो आग होता है भैया वो लकड़ी से लगता है ना। देखिए हम इसमें बना दे रहे हैं, ए वर्ग का आग जो होता है वो लकड़ी से लगता है, जबकि बी वर्ग का जो आग होता है वो क्या होता है, द्रव पदार्थ से लगता है। ठीक है, तो इन दोनों में से देखिए कौन सा ऑप्शन है। हम लोग का तो ऑप्शन ए मिल जा रहा है। ठीक है, यानी देखिए ए वर्ग का ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 है, बी का 4 है हो जाएगा, इसके बाद सी का 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और डी जो है धातु। देखिए कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आग किससे लगेगी? लकड़ी से लगेगी। दूसरा क्या है, पेट्रोल लाएंगे। ठीक है, तीसरा फिर क्या करेंगे, गैस लाएंगे। जब गैस पेट्रोल सब कुछ नहीं रहेगा तब आप और चीज़ लाएंगे, धातु भी लाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वर्ग ए में क्या होता है, जो आपके लकड़ी होते हैं उससे आग लगती है। वर्ग बी में जो होता है वो किससे आग लगती है, ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, उससे हो गया। और सी के तहत क्या होता है, जो गैस है, द्रवीकृत गैस हैं उससे लगते हैं। और डी में क्या होता है, धातु से लगते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जगह। नेक्स्ट ये है कि ये जो चित्र दर्शाया गया है, चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रियाओं को बताइए कि ये मतलब क्या कर रहा है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, बेलनाकार वस्तु का माप मापा जा रहा है। ठीक है, तो उसका व्यास कितना है यही नापा जा रहा है। बाकी तो देखिए वस्तु की ऊर्ध्वाधर नियता मापी जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। 2 वस्तुओं की सतह के बीच की ऊंचाई नापी जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं। देखिए क्या है, ये आपका देखिए ये आपका कोई सिलेंडर है, उसकी क्या करी जा रही है, व्यास नापी जा रही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है चौथा प्रश्न है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। ठीक है, यानी कि ये किस चीज़ में है। तो ये देखिए माइनॉरिटी साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है, प्रोहिबिशन साइन है और वार्निंग साइन है। तो क्या है, वेयर फूड प्रोटेक्शन। यानी कि क्या करें कि यहाँ पर अगर आप इस कारखाना में हैं तो आपको जूते को क्या होगा, पहनना ही होगा। जूते को क्या करना है भैया, आपको पहनना ही है, ये जूता को पहनना ही। यानी कि माइनॉरिटी साइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का पहला ना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इधर हम लोग का है ये वाला कि शंकु तथा कोड़ी दोनों मापों को मापने हो तो इनमें से कौन सा वस्तु का प्रयोग करते हैं, किस औजार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ज्या बार जो होता है साइन बार, प्रबल प्रक्रिया प्रोटेक्टर जो होता है वो होता है। ऑटो कैलीमीटर कम्बिनेशन सेट तो जानते हैं, उसमें सभी कुछ रहता है। तो कोड़े और शंकु दोनों मापों जो लिए जाते हैं वो किससे लिए जाते हैं, ज्या से, यानी कि साइन बार से। किससे लेते हैं भैया, साइन बार से ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग का है ये भी देखिए साइन बार से है। प्रश्न पूछा गया है कि साइन बार का साइज लिया जाता है। जो साइन बार का भैया जो साइज लिया जाता है ना, वो आपका कहाँ से लिया जाता है, ये दोनों रोलर के। देखिए जो साइन बार होता है इस तरीके का साइन बार, यहाँ पर 2 गोले गोले बनेंगे। ठीक है, तो बीच में
सुराख रहता है जो आपको क्लैंप वगैरह करने के लिए। तो इसमें देखिए यहीं से इन दोनों का जो रोलर्स लगे होते हैं, जो रोलर्स लगे होते हैं ना, उन्हीं से इसका साइन बार का वो लिया जाता है साइज, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। जो मास्टर गेज होता है भैया, इसको रिफरेंस गेज भी बोलते हैं। मास्टर गेज को रिफरेंस गेज भी बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि इंस्पेक्शन कार्य में या वर्कशॉप में गेज की जांच करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो परिशुद्धता होती है 0.0001 इंच या फिर क्या होती है 0.0025 mm होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है कि डायनामोमीटर एक युक्ति है जिसका उपयोग निम्नलिखित कार्य में किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, चिप थिकनेस रेशियो मापने में किया जाता है, कि कर्तन धातुओं के दौरान बल नापने में किया जाता है, कि कर्तन औजार का क्षय नापने के लिए किया जाता है, कि कर्तन औजार का डिस्फ्लेक्शन नापने के लिए किया जाता है। तो इसका भैया क्या हो जाता है कि जब हम लोग करते हैं तो जो उसका बल किस बल से कटिंग करा है उसको नापने के लिए डायनामोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये क्या हो जाता है, धातु कर्तन के दौरान बल को मापने का यह कार्य करता है। डायनामोमीटर भी होता है लेकिन उससे ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अब ये है कि नम धातु की फाइलिंग करते समय फाइल जो होता है दांत जो धातु के छोटे कणों से जम जाते हैं, तो फाइल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो फाइल है, फाइल पर कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। कपड़ा रगड़ेंगे तो उसमें भी गंदगी आ जाएगी। तनोम्र से नहीं धोना चाहिए। क्या करना है, फाइल कार्ड का प्रयोग किया है। फाइल कार्ड समझते हैं, जैसे कि फाइल कार्ड जैसे वायर ब्रश हो जाएंगे, उसके द्वारा इसके जो छोटे छोटे कण उसमें जमा हो जाते हैं। जैसे ये हमारा ये फाइल है इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस तरीके से कटिंग टूट कट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फाइल वो जम जाते हैं। तो उसको सफ़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं या फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि फाइल किससे निर्दिष्ट होती है, यानी फाइल को किससे स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, लंबाई और आकार से किया जाता है। किससे किया जाता है भैया, लंबाई और आकार से। लंबाई, आकार और कट के प्रकार से, ठीक है। लंबाई से भी किया जाता है कि कितना लंबा है, ठीक है, कितना चौड़ा है, आकार क्या है, और कट क्या है, सिंगल कट है कि डबल कट है, इससे लिया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है आर्य हस्त संख्या है तो ब्लेड की सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जो ब्लेड की सामान्य लंबाई होती है भैया वो कितनी, 250 से 350 mm के बीच की होती है, ठीक है। कितनी होती है, 250 से 350 mm के बीच की होती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का ये है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ रहा प्रश्न 12वां प्रश्न है कि हेक्साइन यानी कि ब्लेड काटते समय ब्लेड के दांत किस दिशा में रहने चाहिए। तो भैया देखिए हमेशा किधर रहने चाहिए, सामने की तरफ रहना चाहिए। किधर रहने चाहिए, सामने के तरफ रहने चाहिए। यानी कि इस तरीके से जो कटिंग होते हैं ब्लेड में, हेक्सा ब्लेड अगर ये हम बनाते हैं कि हमारा हेक्सा, तो इसका ये कटिंग हमेशा इस तरीके से सामने रहना चाहिए, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है 13वां प्रश्न, प्लेन कार्बन स्टील की लोहगिरी यानी कि आपका इसमें लोहगिरी का किस तापमान पर करते हैं, यानी कि हीट ट्रीटमेंट अगर करना हो तो किस तापमान पर करते हैं। तो ये कितना तापमान होता है भैया, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट है कि शक्ति हथौड़ा यानी कि पावर हैमर में आगे की कंचन घटती है। तो ये भैया किधर घटती है, तो ये यानी कि जो कटिंग होती है वो कैसी होती है, वो अग्र स्टॉक की होती है ना, आगे की तरफ होती है अग्र स्टॉक। अभी ऊपर वाला जो भी हमने बताया ना कि जब कटिंग करनी चाहिए तो उसके दांते किधर होने चाहिए, आगे की तरफ होने चाहिए। यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है 15वां है कि कौन सा हैंड टूल प्रायः फोर्जिंग और रिवेटिंग में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फाइल है, क्ले हैमर है, बॉल पेन हैमर है,
पंच है, तो इनमें से किसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रिवेटिंग और फोर्जिंग के लिए करते हैं। यही पूछा है कि फोर्जिंग और रिवेटिंग के समय किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया, बॉल पेन हैमर का, क्योंकि फोर्जिंग रिवेटिंग करते हैं फाइल के तो करेंगे नहीं। और क्ला है हैमर उपाड़ने के लिए करते हैं, कोई कील वगैरह है उसको उपाड़ने के। और पंच तो मार्किंग है, लेकिन रिवेटिंग फोर्जिंग क्या है, बॉल पेन हैमर है। ठीक है, क्या है, बॉल पेन हैमर है। ठीक है, और इसका कार्य किस लिए होता है, मार्किंग, पंचिंग और रिवेटिंग आदि के लिए इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोग इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि एक अनुभागी आयाम बढ़ाने की क्रिया है। अनुभागी आयाम मतलब समझते हैं कि यानी क्या कर दीजिए कि अगर इस तरीके का कोई है सिलेंडर है, इसको क्या कर दीजिए, पीट करके इतना छोटा सा सिलेंडर बना दीजिए, यानी कि लंबाई को घटा करके, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, ये लंबाई को हम लोग क्या कर दें, घटा दें, लंबाई को क्या कर दें, घटा दें ना, लंबाई को कम कर दें और मोटाई को बढ़ा दें। मोटाई को क्या कर दें भैया, बढ़ा दें। जो थिननेस है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, और इसको कम कर दें। किस में होती है, अपसेट में होती है, अपसेटिंग में। ठीक है, अपसेटिंग में इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं। किस प्रक्रिया में को केस हार्डनिंग करते हैं, तो बताइए किस प्रक्रिया को कहते हैं भैया। तो इसका कार्बनाइजिंग जो होता है, नॉर्मलाइजिंग है, कार्बनाइजिंग, एनलिंग, हार्डनिंग है, ये सभी क्या है, हीट ट्रीटमेंट के प्रकार है। तो केस हार्डनिंग जो की जाती है, जो केस हार्डनिंग की जाती है वो आपका जो होता है किससे होता है, तो कार्बनाइजिंग से होता है। कार्बन की मात्रा को बढ़ा देता है इससे कि वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, 19 है कि वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है, फिर भट्टी में धीरे धीरे ठंडा के। देखिए ये क्या है, एनलिंग होता है। क्या होता है भैया, एनलिंग होता है। उस पर पहले क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर बाद में ठंडा करते हैं, धीरे धीरे कमरे के तापमान पा जाता है। तो इसे क्या करते हैं, भट्टी में ही गर्म और भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, एनलिंग कहलाता है। और नॉर्मलाइजिंग गर्म करके कमरे पर छोड़ देंगे, अब धीरे धीरे अपना ठंडा होगा तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा ना। और नेक्स्ट हम लोग का है एनलिंग में शीतलन क्रिया की जाती है। तो शीतलन क्रिया देखिए वही वाला प्रश्न है कि कैसे किया जाता है, धीरे धीरे ना, यहाँ पे है ना, एनलिंग क्रिया में किससे किया जाता है, धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुत धीरे धीरे। 18-19 दोनों क्या है, एक ही प्रश्न थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है 20वां प्रश्न है कि 20वां प्रश्न है कि नाइट्राइजिंग विधि में अमोनिया गैस गुजारी जाती है तब तापमान कितना होता है। तो जो तापमान भैया इसका कितना होता है, इसका जो तापमान होता है वो आपका 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो नाइट्राइजिंग विधि होती है भैया ना, इसमें आपको बताएं तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। ये क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस नाइट्राइजिंग विधि होती है। दूसरा क्या होती है, साल्ट बाथ नाइट्राइजिंग विधि होती है। ठीक है, तो जो गैस वाला होता है उसमें नाइट्रोजन गैस को लिया जाता है। उसमें क्या करते हैं, कार्बन, इसमें क्या करते हैं, कार्बन के स्थान पर NH3 यानी कि अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है कि किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है कि जो स्टील होता है उसको क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। और किया जाता है हार्ड और टेम्पर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो स्टील को हार्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्राइजिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें अमोनिया गैस जब गुजारी जाती है तो उसका तापमान कितना होता है, 500 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है 21वां है कि संवेदक प्रमापी किस काम में प्रयोग आता है, यानी कि संवेदक प्रमापी किस काम में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारे ये हैं कि 2 मिलान पृष्ठ के बीच का अंतर जांचने के लिए, छिद्रों की सटीकता जांचने के लिए, शॉप का व्यास जांचने हो तो बेलनाकार भागों का व्यास जांचने हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिलन पृष्ठ के बीच का अंतर जांचने के लिए संवेदक प्रमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का है ये कि एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक ट्रेमलिंग कंपास होता है, ट्रेमन कंपास होता है। देखिए इस तरीके का होगा, उसमें 2 यहाँ पर इस तरीके से 2 ठो आपका प्रकार वाले होंगे। तो
तो उसी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टर्मिनल का। इसमें और कुछ बताने वाला है नहीं, आप लोग मार्किंग वाले में देख लेंगे तो मार्किंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो इसका नाम आएगा। सेंटर पंच निम्नलिखित पदार्थ का बनाता है। जो सेंटर पंच होता है भैया किसका बनता है, हाई कार्बन स्टील का। किसका बनता है भैया, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का क्या बनता है, सेंटर पंच। और ये कहता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मार्किंग करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह के द्वारा मिलती है। तो इससे क्या करती है, रेफरेंस सतह के द्वारा जो होता है वो काम करने के लिए ड्राइंग सतह काम करने के लिए ड्राइंग के द्वारा मिलती है। मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह, जैसे क्योंकि हम यहाँ ये है, अब यहाँ पर हमको बनाना है तो कैलिपर वर्नियर कैलिपर या टाई स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ऐसे रख करके अपना सारा काम कर लेंगे। तो ये यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काम करने के लिए ड्राइंग के द्वारा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है 25वां प्रश्न है, किस तरह का बोल्ट ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। किस तरह का बोल्ट ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, तो चीज हेड, हुक हेड, हेक्सागोनल, आई बोल्ट। आई बोल्ट देखे होंगे ना, आई बोल्ट देखिए कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, ये आई बोल्ट रहता है। ठीक है, हेक्सागोनल बोल्ट तो आप लोग सामान्यतः परिचित ही होंगे, इस टाइप का ही वो बोल्ट रहता है। ठीक है, हेक्सागोनल बोल्ट यानी कि उसकी हेड जो कैसी होनी चाहिए, हेक्सागोनल हो चाहिए। और हुक में देखे होंगे कि इस टाइप से हुक टाइप का बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बोल्ट किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका, हेक्सागोनल बोल्ट का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे इसको अपने घरों में। ठीक है, 15 mm से 50 mm के बीच पाइप को पकड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को मालूम है ना, पाइप रिंच का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कार्यों के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पाइप रिंच किस में है, ऑप्शन नंबर सी में पाइप रिंच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो पाइप रिंच है इसकी जो लंबाई लिया जाता है वो कहाँ तक लिया जाता है, जो रिंच की पूरी लंबाई होती है वह इसकी लंबाई रहती है। यानी कि इसका साइज जो होता है वो कितना कहाँ से लिया जाता है, रिंच की जो पूरी लंबाई होती है वह इसकी साइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेन वाशर की मोटाई रखी जाती है। जो प्लेन वाशर होते हैं इसकी मोटाई जो रखी जाती है, इसका एक फार्मूला होता है। जो प्लेन वाशर की जो लंबाई या मोटाई है वो इसका एक फार्मूला है, T = D बाई 8 इंच, D बाई 8 इंच ना, D बाई 8 इंच। ठीक है, जहाँ पे ये T जो होती है ये क्या होता है, जो D जो होता है ये इसमें ये T जो होता है ये मोटाई होती है। और जो D होता है वो क्या होता है, उसके क्या होता है, जो शॉप होता है, यानी कि जो इस तरीके का कोई वाशर है तो इसका ये डायमीटर जो होता है, बोल्ट का डायमीटर, इसको D से लिया जाता है। ये कितना होता है, इतना इंच होता है। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट प्रश्न आज का है कि ब्लैक बोल्ट उत्पादन के दौरान होते हैं, अनुसार होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कहाँ पर बनाया जाता है, तो फोर्जिंग करके तैयार किया जाता है। जो ब्लैक बोल्ट उत्पादन के दौरान इन्हें कहाँ तैयार किया जाता है, इनको फोर्जिंग करके तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि लो स्मिथी के द्वारा इससे तैयार किया जाता है, फोर्जिंग के द्वारा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये समझ में आया होगा जितने भी प्रश्न थे। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न थोड़े से इजी ही लाए गए थे और प्रश्नों की संख्या भी कम रखी थी मैंने, तो जिससे कि आपको समझ में, ये आप ये वाला फार्मूला याद रख लीजिएगा, वाशर का है T = D बाई 8 इंच। ठीक है, बाकी एनलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, तो फिर से वही वाली, अगर समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखिए। कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक सफल अभ्यर्थी बनना चाहते हैं तो पीछे की बातें अभी तक लॉकडाउन में नहीं पढ़ाई किया हुआ या फिर दिवाली तक नहीं पढ़ाई किया हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अब आपको लगता है कि अभी आप पढ़ सकते हैं तो अभी पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है ना कि अब टाइम नहीं है, उससे अच्छा है कि जितना टाइम हो उतने में ही बेहतर करने का प्रयास किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे यही आशा है कि आप लोग पढ़ाई करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याएं होंगे आप हमें बताने का प्रयास करेंगे और हमको सुलझाने में बहुत ही खुशी होगी और लगेगा कि हम आपके किसी काम के आ रहे हैं, जिससे आप अपने बोर्डिंग असिस्टेंट की सफलता पाने में अगर हमसे जितना भी सहयोग हो रहा है हम लोग करेंगे। और तब तक आप
अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।